तो हमने जो संधि के जो प्रकार बताए थे, जिसमें 3 प्रकार, पहला आपको बताया गया स्वर संधि, जिसके अंतर्गत भेदों को बताया गया। उसके बाद बताया था व्यंजन संधि, उसके प्रकार को बताया। अब तीसरा जो है प्रकार वह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का पहचान क्या है? इसका जो पहला जो शब्द है ना, पहला शब्द के आखिरी में 2 बिंदी विसर्ग का जो चिन्ह है वह होता है ना। जैसे विसर्ग का चिन्ह, ये आपको 2 बिंदी दिखाई दे रहा है, 2 बिंदी दिख रहे हैं, यही विसर्ग का चिन्ह है। तो पहला शब्द के आखिरी में विसर्ग होता है, उसके बाद फिर धन चिन्ह होता है ना। परिभाषित आपको कर दिया गया था पहले भी, फिर भी बता देते हैं कि विसर्ग और उसके आगे स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन विसर्ग में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। ये आपको पहले भी बताया था इस परिभाषा को। और अब आते हैं विसर्ग संधि के प्रकार। तो विसर्ग संधि के प्रकार में पहला है उत्व विसर्ग संधि। नाम को ध्यान देंगे, उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, इसमें पहला अक्षर तो आपको देखना है, कौन सा अक्षर है इसमें? उ। तो इस विसर्ग संधि में क्या बताया है कि विसर्ग का जो परिवर्तन है, जो विसर्ग है वह उ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? उ में। इसी कारण से उ में परिवर्तन होने के कारण से इसे उत्व विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन उ में हो रहा है, इसलिए। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे इसमें क्या क्या होता है। इसमें यह परिवर्तन होता है कि विसर्ग, पहला जो शब्द है ना, विसर्ग के पहले यदि अ स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो? अ स्वर हो, और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो अ दोनों तरफ जो अ है नहीं, अ और बीच में विसर्ग है, इनका परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है उसको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला जो अ है, शुरुआत में जो अ है उसका अ रहेगा, पहला जो अ रहेगा उसका अ ही रहता है। बाद में जो विसर्ग आया है, विसर्ग का ही उ हो जाता है। देखो, इसी कारण से उत्व विसर्ग संधि इसको कहते हैं। तो विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा जो अ है उसका अ ही रहता है, यानी शुरुआत के जो अ है वह अ का अ है, आखिरी में जो अ है उसका भी अ है। परिवर्तन कहाँ पर हुआ? ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग है, उसी का परिवर्तन उ के रूप में हुआ। उसके अगले स्टेप के लिए देखिएगा, अब ये जो अ है और उ है, ठीक है, अ और उ ये दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। और क्या होता है? बाद वाला जो अ है ना, बाद वाला जो अ है वह अवग्रह चिन्ह एस जैसे जो आकृति, ये जो बनाए हुए हैं आपके पास, एस जैसी आकृति में परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो उत्व विसर्ग संधि है उसमें परिवर्तन क्या से क्या होता है, कुल मिलाकर के देखें तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में अ, है ना, ये सभी को मिला करके, है ना, ये सभी को मिला करके ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह यानी एस जैसी जो आकृति है वह हो जाता है। ये आपको एकदम सरलता से बताया, इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब इसके उदाहरण में आएंगे और परिभाषा आपको और क्लियर कर देते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लेंगे, उत्व विसर्ग संधि के विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, यानी विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ, तो दोनों को मिलकर के ओ, है ना, ओ और अवग्रह चिन्ह, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में एस अक्षर बोलते हैं, वह हो जाता है ना। अ विसर्ग फिर अ, इन दोनों सभी को मिलाकर के ओ और एस यानी अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय, यहाँ पर प्रथम एक उदाहरण को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी उदाहरण आप बना सकते हैं, इतना आसान होता है। तो प्रथम धन अध्याय, ठीक है, प्रथम धन अध्याय, इसको देखिएगा, धन चिन्ह है बीच में, प्रथम धन अध्याय, यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये धन चिन्ह है, धन चिन्ह के ठीक पहले क्या आपको मिल रहा है? देखो ये धन चिन्ह, यही वाला जो धन चिन्ह है, ये वाला चिन्ह हो गया धन चिन्ह। अब आते हैं
इस धन चिन्ह के पहले क्या है, विसर्ग है, ये विसर्ग आया, ठीक है, विसर्ग का ये विसर्ग हो गया ऐसा। फिर क्या है, माँ अक्षर है, माँ अक्षर में ही अस्वर है, क्योंकि हलंत है ही नहीं, कोई मात्रा है ही नहीं, और तो अस्वर है यहाँ पर, ये अब इसी को लिखा है प्रथम होगा, ठीक है। अब तो विसर्ग के पहले क्या बताया, आ, तो यहाँ पर विसर्ग के पहले अस्वर है। उसके बाद फिर देखिएगा विसर्ग के बाद भी आ होना चाहिए बोले, तो ये विसर्ग तो है ही, और उसके बाद ये आ है। विसर्ग के पहले भी आ दिख रहा है इसमें, और बाद में भी आ दिख रहा है। तो यहाँ का जो आ है ना, जो है म में जो आ है वह है ना, वह आ का आ ही रहेगा, जैसे यहाँ पर क्लियर किया है आपको, आ का आ ही रखें। तो परिवर्तन आपको क्या करना है, ओ की मात्रा और एस करना है बस, यानी अवग्रह चिन्ह, ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, देखो प्रथमा जो लिखे हैं उसमें वो म में ओ की मात्रा कर दें, और उसके बाद अवग्रह चिन्ह यानी एस जैसी आकृति रख देंगे, बाकी अपने पास ज्यों की त्यों अक्षर लिख देंगे, बाकी और कुछ करना नहीं है आपको। म में जो आ है वह विसर्ग और आ, इन सभी को मिला करके ओ और अवग्रह चिन्ह बस रखना है। तो प्रथमा धन अध्याय का बनेगा प्रथमो अध्याय, एस को यानी अवग्रह को आ जैसे ही उच्चारण लेते हैं, तो प्रथमो अध्याय इस तरह से उसके लिखे जाएगा। इसी तरह से उदाहरण हम आगे देखेंगे। म में विसर्ग और आ है, म में चूंकि अस्वर है और आ के बाद विसर्ग है फिर आ है, तो ये विसर्ग और आ है ना, और इसका आ, इसको ओ जैसे लिख देंगे, म में ओ की मात्रा और अवग्रह चिन्ह। इसी तरह से आपको बाकी उदाहरण पढ़ते जाने। सह धन अपि बराबर सो अपि बनेगा, सह धन अहम का बनेगा सो अहम। अगला उदाहरण है देखिए, कह धन अवदत्त का बनेगा को अवदत्त। सिंह सिंह पढ़ें, धन अपि तो सिंहो अपि। फिर गज धन अपि तो गजो अपि, और पुरुष धन अयम बराबर बना पुरुषो अयम, ठीक है। अब आगे का देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे जो है उत्तर संधि जो बता रहे थे उसी में आगे फिर देखिएगा, इसमें नियम क्या है उसको ध्यान देंगे। विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो आना ही है ना। विसर्ग के पहले यदि आ हो, है ना, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और उसके बाद होना चाहिए हर्ष। क्या होना चाहिए, हर्ष। तो हर्ष जो है नवमी में बताया गया था, है ना, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत बताया था, और फिर भी आपको बता देते हैं हर्ष का मतलब क्या होता है नहीं, उसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं उसको स्पष्ट कर देते हैं। हर्ष में आते हैं, देखिएगा, ये ग ज ड द ब, ठीक है, ग ज ड द ब, अर्थात जो वर्ग वाले जो अक्षर हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, स वर्ग, प वर्ग, पांच पांच अक्षर के जो समूह है ना, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न, तो सभी वर्ग के पहले पहले जो अक्षर है उसको पहला वर्ग कहते हैं, है ना। और तीसरा वर्ग जो कहलाते हैं, तीसरा अक्षर क्या कहलाता है, तो क वाले का तीसरा अक्षर क्या होता है, जैसे क ख ग, तो ग हो गया तीसरा अक्षर, ये ग। उसके बाद च वर्ग का तीसरा अक्षर ज बनता है, ग ज। फिर ट वर्ग का ये है, देखो त वर्ग का त थ द, ट वर्ग का ड बनता है, और प वर्ग का ब। ये तीसरा अक्षर हो गया अपने वर्ग का तीसरा अक्षर। उसके बाद देखेंगे चौथा अक्षर, अपने वर्ग का चौथा अक्षर, जैसे क अक्षर है, इसका चौथा अक्षर है ना, अपने वर्ग का चौथा अक्षर होता है घ। फिर क्या आता है, च वर्ग का चौथा अक्षर होता है झ। फिर ट है ना, ट का देखेंगे ट ठ ड ढ, तो ढ आ गया। उसके बाद आता है त वर्ग, त वर्ग का चौथा अक्षर होता है ध, और प वर्ग का चौथा अक्षर होता है भ, प फ ब भ, ठीक है। तो ये बताया तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर, है ना, या फिर क्या बता रहे देखिए पांचवा अक्षर बता रहे। पांचवा अक्षर में क्या आता है, जैसे क वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, ये पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अंगा बनता है। च वर्ग का पांचवा अक्षर च छ ज झ इ आ जाता है, ठीक है। और जो ट का जो पांचवा अक्षर है ट ठ ड ढ अणा, पांचवा बनता है अणा। फिर त वर्ग का पांचवा अक्षर बनता है न, और प वर्ग का पांचवा अक्षर होता है म।
इस प्रकार से ये हर्ष जो है इसमें से तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर को बताया गया अपने वर्ग का। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर को बताया गया है ना, कौन कौन से होते हैं इस करके। तो बोले हैं आ के बाद विसर्ग हो, फिर उसके बाद कौन कौन से अक्षर बताए अपने वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा अक्षर आए, या फिर या, र, या, र, ला, वा और हा, या, र, ला, वा, हा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अक्षर यदि आए, है ना, इनमें से कोई भी एक अक्षर आए तब वह क्या कहलाता है, हर्ष कहलाता है। सभी अक्षर जो है समूह में मिलकर के हर्ष कहलाता है ना। हर्ष अक्षर के अंतर्गत ये पूरे आते हैं। अपने वर्ग का तीसरा अक्षर आता है वर्ग वाले, चौथा अक्षर भी आता है, पांचवा अक्षर भी आता है, और साथ ही साथ आता है या, र, ल, व और हा। ये पूरे अक्षर को शॉर्टकट में हर्ष कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इसका जो विसर्ग संधि का जो बात बता रहे हैं, हर्ष होने पर क्या होता है, तो विसर्ग को उ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाता है, और अ धन उ मिलकर के ओ में परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले जो बताए थे ओ और अवग्रह चिन्ह बताए थे, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, फिर से ध्यान देंगे। अ हो, अ के बाद विसर्ग हो, है ना, अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद हर्ष यदि हो, है ना, हर्ष हो तो क्या हो जाता है, बोलते हैं ये जो विसर्ग जो है, विसर्ग का उ में परिवर्तन होगा। विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग उ बन जाएगा, और उसके पहले जो अ है, आ का अ रहेगा, और यही जो है अगले स्टेप में जाकर के आ और उ मिलकर के ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब फिर से देखिए, आ विसर्ग फिर हस, आ विसर्ग और हस, तो इसका जो परिवर्तन होगा वह ओ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ। फिर से ध्यान दें, आ है, आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, हर्ष। तो आ और विसर्ग है ना, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। बस इस चीज को बता रहे हैं, बाकी तो जो का त्यों रहेगा। अब उदाहरण देखेंगे, ये जैसे छात्र धन हसती, छात्र धन हसती। अब इसको परिवर्तन क्या करना है, छात्र जो है विसर्ग है, इसमें आ है और ये विसर्ग है, तो विसर्ग जो है ना, विसर्ग का तो उ हुआ, जैसे कि ये विसर्ग का उ परिवर्तन हुआ। इसके पहले क्या है, आ है, तो आ और उ यही दोनों मिलकर के ओ हुआ है, इस बात को बताया जा रहा है। ठीक है, ये आ है यहाँ पर, और आ के बाद में विसर्ग है, तो आ और उ दोनों मिलकर के, जैसे आ और उ मिलकर के ओ हुआ, यानी इसमें जो विसर्ग है उसको ओ की मात्रा जैसे बस परिवर्तन करेंगे, ये पूरा अपना बन जाएगा। विसर्ग को क्या परिवर्तित करना है, ओ की मात्रा जैसे बस करना है। तो छात्र धन हसती का बनेगा छात्रो हसती, मनः धन रथः, जिसमें विसर्ग को ओ के रूप में परिवर्तित कर दीजिए, बन जाएगा क्या, मनोरथः। अगला उदाहरण, यशः धन गानम, यशोगानम। फिर है मनः धन हरः, मनोहरः। अगला उदाहरण, सह धन रोचते, सो रोचते। फिर देखेंगे इधर उदाहरण, कह धन बुध्यते, तो कह जो है उसको ओ के रूप में करके परिवर्तन है ना, जिसमें अ है और उसके बाद विसर्ग है, दोनों मिलकर के अ और विसर्ग दोनों मिलकर के ओ बन जाएगा, तो कह धन बुध्यते ऐसा बन जाएगा, को बुध्यते। अगला उदाहरण देखो, छात्र धन नयति, तो छात्र में जो अ है और विसर्ग है दोनों मिलाकर के ओ कर दें, तो छात्रो नयति बन जाएगा। उसके बाद है देवः धन गच्छति, बनेगा देवो गच्छति। उसके बाद है कह गच्छति, है ना, कह धन गच्छति, तो कह धन गच्छति का क्या बनेगा, को गच्छति। इतना बात समझ में आ गया है ना। विसर्ग संधि का अगला जो प्रकार है उसमें देखते हैं, जैसे कि आपको मालूम है 3 प्रकार के स होते हैं, है ना, 3 प्रकार के स होते हैं, और वैसा ही परिवर्तन जैसे सरोता का स है ना, ये देखो ये सरोता स है, सरोता के स जैसा परिवर्तन होता है उसको हम सत्व कहेंगे। सत्व विसर्ग संधि, जहाँ पर
शक्कर का सा जैसा परिवर्तन, ये शक्कर का शब्द बोलते हैं इसको, तो उसके जैसा परिवर्तन विसर्ग का शक्कर के शब्द जैसा परिवर्तन होगा, उसको हम शक्कर का पहला अक्षर आप देखिए, विसर्ग का शक्कर के श के रूप में परिवर्तित होना, तो शक्कर के श लिख करके तो जोड़ देंगे सत्व, है ना, वो विसर्ग संधि कहलाएगा। और एक और देखिएगा तीसरा, विसर्ग का, है ना, विसर्ग का यह यदि षटकोण के श के रूप में परिवर्तित होता है, विसर्ग को यदि हम षटकोण के श के रूप में परिवर्तित जहां पर करते हैं, उसको पहला अक्षर लिखा षटकोण, जिस अक्षर जिस स में बदलेगा वैसे ही षट जोड़ देंगे आप, जैसे श में परिवर्तन हुआ तो ष लिख करके तो लिख देंगे तो सत्य हुआ। ये देखो सर्वतक स में परिवर्तन, यहाँ पर सर्वतक स परिवर्तन, तो सत्य, सर्वतक का स लिख करके तो जोड़ दो, सत्य बन गया। यहाँ शक्कर के श में परिवर्तन हुआ, उसमें हम जोड़ देंगे श लिख करके तो सत्व विसर्ग संधि, ऐसा टाइप को होगा। अब कहाँ पर किस प्रकार से, है ना, कहाँ पर सर्वतक शब्द में परिवर्तन, कहाँ पर शक्कर के श में परिवर्तन, कहाँ पर षटकोण के शब्द परिवर्तन होगा, इनके लिए आपको विसर्ग संधि के जो नियम है उसको देखना पड़ेगा। तो विसर्ग संधि में 3 प्रकार का सत्व है, सत्व सत्व सत्व, ठीक है। अब विसर्ग जो है सर्वतक के स रूप में परिवर्तन होकर के सत्व रूप कब होगा, तो इसका नियम है, देखिए, विसर्ग के आगे, है ना, यानी विसर्ग चिन्ह के बाद त थ या फिर क, त थ या क होने पर जो विसर्ग है वह सर्वतक के स में बदल जाएगा और वह सत्व विसर्ग संधि कहलाएगा। आगे फिर से देख लेंगे, विसर्ग के आगे यदि च पहला अक्षर या फिर छ, है ना, च या छ हो, तो विसर्ग जो है शक्कर के श में परिवर्तन हो जाता है। फिर से ध्यान दें, विसर्ग के आगे च वर्ण या छ वर्ण, दोनों में से कोई भी वर्ण हो तो वह शक्कर के श में परिवर्तन, है ना, हो जाता है, या फिर उसको हम कहेंगे सत्व विसर्ग संधि, है ना, प्रकार में सत्व विसर्ग संधि कहेंगे। आगे देखेंगे ये वाला षटकोण के श की जो परिवर्तन है ना, षटकोण का श कहाँ पर परिवर्तन होगा और षट तो ऐसा रहेगा, तो विसर्ग के आगे ट अक्षर या ठ अक्षर, ट या ठ रहेगा, तो षटकोण के श में परिवर्तन हो जाता है और वो षट्व, है ना, इस प्रकार का षट्व ये कहलाता है। अब इनके उदाहरण लेते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पर उदाहरण जो है नमः, है ना, नमः यानी विसर्ग आया, यहाँ पर विसर्ग के आगे देखो क अक्षर आया, नमः धनकार है जिसमें नमः के बाद क अक्षर आया, ये जो विसर्ग है वह सर्वतक के स में परिवर्तन हो रहा है, ये सर्वतक का स लिख करके लिख देंगे, बाकी को नमस्कार बनेगा। इसी तरह से नमः धनते, तो ये विसर्ग का परिवर्तन ये सर्वतक के स जैसे ऐसा आधा स नमस्ते हो गया। इसी तरह से रामः धनतरति, ये देखो ये त है, इस कारण से रामस्तरति। पुरः धनकारः, पुरः धनकारः विसर्ग है और उसके आगे क है, ये देखो क है ना, यहाँ पर क है, तो ये विसर्ग जो है सर्वतक के स में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद फिर से, है ना, ये वाला तो हो गया आपका सत्व वाला, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद लेंगे अगला जो है वो इसमें आ गया, शक्कर के श वाले में आ जाएंगे। तब क्या हो रहा है, शक्कर के श में परिवर्तन कहाँ पर होता है, च और छ विसर्ग के आगे रहने पर। तो देखो यहाँ पर ये विसर्ग है और च और छ है, इसमें पूरे देखो विसर्ग के आगे, है ना, तो विसर्ग के आगे छ रहने पर तो ये जो विसर्ग है वह श के रूप में परिवर्तित हो गया। कह धन छात्र बराबर कश छात्र के रूप में आ गया, कह धन चित का कश्चित हो गया, फिर कह धन चौरह का कश चौरह। और विसर्ग के बाद यदि शक्कर के श भी यदि रहता है तो ये शक्कर के श होने के कारण से भी विसर्ग जो है शक्कर के श में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विसर्ग का श यहाँ पर हो गया है, ठीक है, विसर्ग का श में परिवर्तन हो गया है। उसके बाद ये दो तो हो गया आपका, है ना, ये वाला शर्त हो गया और ये वाला हो गया। अब आखिरी शर्त वाला जो है उसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि विसर्ग के आगे ट हो या ठ हो, विसर्ग के आगे ट हो या ठ हो, तो विसर्ग जो है षटकोण के श में परिवर्तित हो जाता है और इस शर्त का उदाहरण होता है। तो पहला जो उदाहरण है जैसे आगे है धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, तो ट आ गया यहाँ पर, देखो ट होना चाहिए बोले हैं,
या फिर ठ होना चाहिए, तो यहाँ पर ट आ गया है। तो यही जो विसर्ग है षटकोण के श में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हुआ? षटकोण के श में परिवर्तन हुआ, है ना। और रूप में आएगा षत्व विसर्ग संधि। उसके बाद आ जाते हैं रामः धन ठक्कुरः, जिसमें विसर्ग है, विसर्ग के बाद ठ है। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग का जो परिवर्तन है वो षटकोण के श में आ गया और बन गया ठक्कुरः। समझ में आ गया? विसर्ग संधि के अगला जो प्रकार है उसमें देखेंगे रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि क्या होता है? पहला अक्षर आप देखिए रू लिखा है, रू लिखा है, तो इसमें र अक्षर के रूप में परिवर्तन बताया जाता है विसर्ग संधि में। तो विसर्ग का र अक्षर कब होता है इसके लिए भी नियम है। तो इसमें ये है जानकारी आपको कि विसर्ग के पहले, है ना, विसर्ग जो है, विसर्ग चिन्ह है, ठीक इसके पहले जो स्वर है वह आ या आ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आ या आ नहीं रहना चाहिए। कब? विसर्ग के पहले, है ना, आ या आ नहीं रहना चाहिए। उन, है ना, आ या आ को छोड़ करके यानी कि अन्य स्वर हो। ठीक है, आ या आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो तो धन चिन्ह रहेगा, है ना। और उसके बाद क्या है? कोई भी स्वर हो या फिर अपने वर्ग का तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपको मालूम है, बताया तो पहले बार बार आ रही है। तो तीसरा वर्ण क्या है ना, चौथा वर्ण क्या है अपने वर्ग का, पांचवा वर्ण क्या है, ये सबको कंठस्थ होना चाहिए। आपको यदि तीसरा वर्ग मतलब अपने वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, दूसरा वर्ण क्या है, चौथा वर्ण क्या है, पांचवा वर्ण क्या है, ये नहीं मालूम है, फिर कुछ भी नहीं मालूम है। ये तो हर विद्यार्थी को मालूम होता है। पहले के बच्चे रटा क ख ग घ अंगा च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अपने अपने वर्ग का, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा अक्षर जो है देखो ग ज ड द ब, ऐसे टाइप का है। पांचवा जो आपका क्या बनता है? इया मा अंगा ण न, है ना, ऐसे बनता है। ये का वर्ग का अंगा, च वर्ग का इया, ट वर्ग का ट ठ ड ढ अणा, अणा बनता है। त वर्ग का न, प वर्ग का म, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। तो तीसरा चौथा पांचवा। चौथा क्या है देखो, क वर्ग का क ख ग घ आता है, फिर च वर्ग का च छ ज झ आता है, क च हो गया। ट का क्या होता है? ट ठ ड ढ होता है, क च ट। ता वर्ग का देखो, ता के बाद था ड ध, है ना। प वर्ग का क्या आता है? प फ ब भ, भा आता है। इस प्रकार से ये तीसरा चौथा और पांचवा आपको क्लियर हुआ। या फिर य र ल व ह, य र ल व या ह, इनमें से कोई भी अक्षर है। फिर से ध्यान देंगे, ये जो विसर्ग चिन्ह है, विसर्ग चिन्ह के पहले अ या आ स्वर नहीं रहना चाहिए, उनको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर को बोले, है ना, यानी मात्रा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आना चाहिए? विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, और उसके बाद य र ल व ह, इनमें से कोई भी अक्षर आए तो विसर्ग का जो परिवर्तन है र के रूप में हो जाता है। क्योंकि र के रूप में हो गया परिवर्तन, तो र अक्षर लिख करके देखिए, अब ऊ के मात्रा जोड़ दे, र और ऊ करके रुत्व बन जाता है। तो विसर्ग संधि जहाँ पर र में परिवर्तन आपको बताया जा रहा है, वहाँ पर रुत्व होगा, ये पहचान आपको हो जा रहा है। इसके बाद देखेंगे उदाहरण, निह धन बलह, निह धन बलह। तो यह प वर्ग का चौथा, आप देखो प फ ब, ये तीसरा निह धन बलह, प फ ब आ रहा, तीसरा वर्ण है ये। तो तीसरा चौथा पांचवा जो भी रहेगा उसमें परिवर्तन हो जाता है। निह धन बलह, तो ये जो विसर्ग है र हलन के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। ये देखो र हलन लिखा है, ये विसर्ग का र में परिवर्तन। र में परिवर्तन कैसे? र हलन था ये, आधा र को कैसे लिखेंगे? रारफ करके लिखेंगे। फिर है कवि धन यच्छति, कवि यच्छति में ये जो या यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ, तो कवि धन यच्छति, है ना, ये इस जगह पर देखेंगे ई के मात्रा अ या आ तो है ही, है ना, स्वर है ही, और उसके बाद इनमें से कोई भी अक्षर आए है ही, यह है। तो कवि धन यच्छति,
तो ये जो विसर्ग है र हलंत रूप में यानी आधा र के रूप में परिवर्तित होगा और यह के साथ जुड़ेगा तो रारट में आ जाएगा, ये कबीर यक्षति बन जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे, रवि धन उदेति, ये व में ई के मात्र और आ तो है ही नहीं, अब विसर्ग है, उसके बाद क्या आ रहा है ऊ के रूप में आ रहा है, तो यह जो विसर्ग है र के रूप में बदल जाएगा और र हलंत और ऊ दोनों मिला करके र में ऊ के मात्र। उसके बाद में देखेंगे मुनि धन अयम, मुनि धन अयम, तो ये विसर्ग का र हलंत के रूप में परिवर्तन और ये अ के साथ में आकर के और र हलंत पूरा र बन जाएगा, ये मुनि रयम बन गया। र हलंत है, र हलंत होगा ये विसर्ग का और आ रहा है तो र पूरा हो गया। इसके बाद पितु धन इच्छा, तो पितु धन इच्छा का क्या हुआ, इसका र हलंत के रूप में परिवर्तन होगा, र हलंत और ई यानी र में छोटे ई की मात्रा जोड़ करके पितु इच्छा बन जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं प्रातः उदेति, जिसमें विसर्ग का र हलंत के रूप में परिवर्तन और र हलंत और ऊ दोनों मिलकर के र में ऊ के मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए आप बनेगा प्रात रुदेति। उसके बाद उसी तरह से प्रातः धन गच्छति, गच्छति ग कहाँ पर आ रहा है उसको ध्यान देंगे, ग जो है तीसरा अक्षर है, ये अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, क ख ग, क वर्ग का ग तीसरा अक्षर है। तो प्रातः धन गच्छति, ये जो विसर्ग है वह किसमें परिवर्तन होगा, र में परिवर्तन होगा और यही र जो है र हलंत जो है ग के साथ जुड़ेगा तो ग में रारिफ हो जाएगा और बन जाएगा अपने पास प्रातर गच्छति। समझ में आ गया। उसके बाद है विसर्ग संधि का अगला जो प्रकार है लोप संधि, है ना, यानी विसर्ग लोप संधि से कह सकते हैं। तो विसर्ग लोप संधि, तो लोप का अर्थ क्या है ये आपको जानना चाहिए। लोप माने हो जाता है अदृश्य होना, है ना, तो अदृश्य विसर्ग का हो जाता है, इसलिए विसर्ग लोप संधि कहा जाता है। तो विसर्ग का लोप कहाँ पर होता है, तो सह है और एषः है ना, सह और एषः, तो इसके आगे है ना, देखिए लिखे हैं सह और एषः, सह और एषः के आगे अस्वर नहीं होना चाहिए, है ना, अस्वर ना हो और उसको छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो या फिर व्यंजन हो, है ना, कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग जो है वह अदृश्य हो जाता है। इसका उदाहरण आप देखिए, सह धन गच्छति, सह धन गच्छति, जिसमें जो दो बिंदी है इसका लोप हो जाएगा और वह लिखा जाएगा स गच्छति। कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा स गच्छति, ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद है एषः जयति, एषः जयति का लिखा जाएगा एष जयति। सह पठति, इसको लिखेंगे स पठति। और एषः चलति बराबर हो जाएगा एष चलति, एष चलति। ये हमारा कहलाता है विसर्ग लोप संधि, जिसमें जो स है और एषः है इसके विसर्ग का लोप हो गया। समझ में आ गया होगा। विसर्ग लोप संधि, है ना, जिसके अन्य भी जो नियम है उसको देखिए, आ स्वर हो, आ स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद, है ना, धन चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ पर संधि होगा। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो, है ना, और क्या बता रहा है उसके बाद, है ना, धन चिन्ह जो हो रहा है वहाँ पर, यानी विसर्ग के बाद स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अपने वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यहाँ पर है, देख लीजिए, का वर्ग का तीसरा जैसे है ग है ना, सभी वर्ग का लीजिए ग ज ड द ब, ये तीसरा वर्ण है ये अपने वर्ग का। और चौथा जो वर्ण है अपने वर्ग का वह है घ झ ढ ध भ, और पांचवा वर्ण है अंगा इया न न म। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आपको बताया। उसके बाद फिर क्या देखिए, य र ल व ह, इनमें से भी यदि कोई एक अक्षर आ जाए, आ की मात्रा उसके बाद विसर्ग, है ना, उसके बाद इनमें से कोई सा भी आ जाए तो क्या बताते हैं कि जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा,
विसर्ग का लोप होना यानी अदृश्य हो जाना। अब क्या बनेगा शब्द उसको देखते जाइए। तो लोप होगा शिष्याः धन एते में, तो शिष्याः का जो दो बिंदी है विसर्ग है, विसर्ग बस को हटा देंगे। फिर हाल देखिए ये जो नियम के अनुसार आ रहा है ये नहीं आ रहा है, इसको पहले चेक करेंगे। जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या बोला है आ की मात्रा, तो ये विसर्ग के पहले आ की मात्रा है ही। उसके बाद क्या है यहाँ पर ए है, ए किस लिए बताएंगे स्वर है, कोई से भी स्वर होना चाहिए तो ए में अपना स्वर है। तो विसर्ग के बाद क्या आया ए आया, स्वर आया, तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग को छोड़ करके बाकी को जो करते हो लिख देंगे। इसके बाद अगला लिखोगे, वहां भी वही हो रहा है, स्वर आ रहा है। ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ की मात्रा है और उसके बाद अ जो है स्वर है, तो इस विसर्ग को हटा करके बाकी को लिख देंगे। नृपा अत्र हो गया। अगला नंबर देखिए, जनाः धन इच्छन्ति, विसर्ग के पहले तो आ है, उसके बाद क्या है धन चिन्ह के बाद क्या है स्वर है, तो स्वर होने पर तो विसर्ग का लोप होना ही होना है, ये विसर्ग को हटा देंगे, बाकी जो का त्यों लिख देंगे जना इच्छन्ति। उसके बाद है सुमनाः रोचते, तो विसर्ग के पहले आ की मात्रा है ही, है ना। अब धन चिन्ह के बाद, धन चिन्ह के बाद हमें देखना होगा ये जो बताया है उनमें से कोई अक्षर है क्या, तो यहाँ पर है ये र अक्षर, र यहाँ पर है, इसलिए ये विसर्ग है, इस विसर्ग को हटा करके बाकी अक्षर को लिख देंगे। यहाँ पर संधि का जो प्रकार लिखना होगा विसर्ग लोप संधि ही लिखेंगे आप। उसके बाद देखेंगे देवाः धन जयंती, तो धन चिन्ह है, धन चिन्ह पहले विसर्ग, विसर्ग पहले आ की मात्रा। अब हम देखेंगे ज अक्षर, ज अक्षर यहाँ पर है कि आप खोज करके खुद देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ रहा है तीसरा अक्षर अपने वर्ग का, है ना, वो ज आ रहा है, च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो तीसरा वर्ण होने के कारण ज रहने के कारण से यह जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, देवाः धन जयंती का बन जाएगा देवा जयंती। उसके बाद आते हैं छात्राः धन नमन्ति, छात्रा धन नमन्ति, विसर्ग के पहले आ की मात्रा है ही। उसके बाद हम खोजेंगे ये ना अक्षर, ना अक्षर है यहाँ पर, ये है ना, तो न होने के कारण से यहाँ पर ये विसर्ग का लोप होगा, छात्रा नमन्ति आ जाएगा। समझ में आ